नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज हम बात करेंगे मैरिज की प्रेडिक्शन कैसे की जाती है। इसके लिए मैं 2-3 वीडियो बनाऊंगा। तो इस वीडियो में कुछ बातें अगर रह जाती है या कुछ कमी रह जाती है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट डाल देना, तो मैं वो बातों को भी इंक्लूड कर लूँगा। तो आज हम बात करेंगे कि जन्म कुंडली की प्रेडिक्शन कैसे की जाती है। तो जो हमारी ट्रेडिशनल ज्योतिष है, पराशरी ज्योतिष सिस्टम, उसमें हम जो प्रेडिक्शन करते हैं शादी की, तो उसमें हम 7वें भाव को मतलब हमारी जो शादी का भाव जो होता है, हमारी धर्म पत्नी का है, वो 7वां भाव होता है। और उसमें हम 7वें भाव की पोजीशन को, 7वें भाव में कौन सा ग्रह बैठा है उसको, और 7वें भाव से रिलेटेड ही क्वेरी करते हैं, यानी कि 7वें भाव को कौन देख रहा है। तो ये जो तरीका है वो पराशरी ज्योतिष सिस्टम का है। मैं ज़्यादातर जो है वो कृष्णमूर्ति का यूज करता हूँ, पराशरी का भी काम करता हूँ। तो पराशरी ज्योतिष सिस्टम में 7वें भाव का जो सूक्ष्म रूप है वो नवमांश कुंडली है। यानी कि शादी का विचार अगर हमें कभी करना हो तो उसके लिए हमें यहाँ पे नवमांश कुंडली मिलेगी। तो ये जो नवमांश कुंडली है, इसके अनुरूप हमें शादी का विचार किया जाता है कि नवमांश कुंडली में लग्नेश कौन है। यानी कि यहाँ पे जो लग्नेश है वो मेष लग्न की कुंडली बन रही है, तो मंगल देवता है। मंगल देवता यहाँ पे छठे घर में बैठे हैं, तो ये अच्छे नहीं है। तो इस हिसाब से हम कर सकते हैं, यानी कि 7वें घर में, यानी कि नवमांश कुंडली में 7वां घर जो है वो शुक्र ग्रह का है। अब शुक्र देवता लाभेश हो गए, तो ये शादी के लिए अच्छे हो गए। यहाँ पे लग्नेश जो है वो उनकी पोजीशन यहाँ से स्टेज हो गई, लेकिन जो नेचुरल बेनिफिशियर है मैरिज के, शुक्र देवता, मतलब शादी के जो कारक ग्रह हैं वो शुक्र देवता है। और 7वें घर में उनकी राशि 7 नंबर तुला राशि आ रही है, तो उस घर के मालिक लाभेश होके बैठे हैं। तो यहाँ पे मंगल की पोजीशन भी है, शुक्र की पोजीशन है, यानी मंगल की पोजीशन खराब है, लग्नेश की पोजीशन खराब है, तो सप्तमेश की पोजीशन अच्छी है। तो ये कुछ उलझा देने वाला पॉइंट होता है। तो उसमें हम काफी सटीक प्रेडिक्शन के लिए जा सकते हैं। नवमास कुंडली में बहुत अच्छी सटीक प्रेडिक्शन निकलती है इसमें। तो तो हम इसके थ्रू भी हम काफी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। जैसे कि मंगल देवता है वो काफी क्रूर होते हैं, तो उस वजह से यहाँ पे मतलब लग्नेश है तो मैरिज के लिए काफी प्रॉब्लम देते हैं। लेकिन आप अगर यहाँ पे गुरु को देखोगे तो गुरु जो है वो 12वें भाव में है, मीन राशि में है। तो यहाँ पे जो गुरु है, चाहे वो गुरु मतलब कैसे भी हो, लेकिन गुरु जो है वो मैरिज को मतलब जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं हैं। तो उनकी जो दृष्टि है वो हमेशा अच्छी मानी जाती है। तो गुरु की जो 7वीं दृष्टि आ रही है, यानी कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, छठी और 7वीं, 7वीं दृष्टि जो है मंगल देवता पे आ रही है। तो उसकी वजह से मंगल जो है उनके जो मतलब बेड इफेक्ट्स हैं, यानी कि उनके जो नकारात्मकता है उनमें गुरु ने कमी ला दी, जिसकी वजह से उनके जो रिजल्ट आएंगे वो अच्छे आएंगे मैरिज के लिए। तो ये नवमास कुंडली को आप अलग अलग तरीकों से फलित कर सकते हो, लेकिन मैं आपको आज एक केपी का एक सिद्धांत बताता हूँ मैरिज के लिए। मुझे काफी अच्छा लगता है वो, और बहुत सटीक सटीक मानता हूँ मैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जन्म कुंडली के बाद उसमें हम चलित भाव कुंडली का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम निरायण भाव चलित बनाते हैं, और उसके बाद हम सिग्निफिकेटर्स को देखते हैं। तो जन्म कुंडली में शादी के जो प्रेडिक्शन है वो 3 भाव से होती है। 3 भाव कौन से होते हैं? तो पहला भाव जो है वो है हमारा परिवार का, यानी कि अगर किसी भी जातक की शादी होती है तो उसके परिवार में बढ़ोतरी होती है और उसकी एक नया परिवार शुरू हो जाता है, यानी कि उसका एक अलग से परिवार बन जाता है। तो उसके लिए हमें दूसरे घर की आवश्यकता होती है। उसके बाद 7वां घर जो है वो उसकी धर्म पत्नी का होता ही है, तो 7वां घर हो गया, तो दूसरा 7वां हो जाता है। उसके बाद इन दोनों भावों का जो लाभ है, यानी कि हमें प्राप्ति होगी कि नहीं होगी,
तो प्राप्ति के लिए हमें चौथा मतलब सॉरी 11वां भाव देखा जाता है। तो इसका जो कॉम्बिनेशन है तो वो 2 7 11 है। तो यानी कि ये जो कॉम्बिनेशन आता है इसका 2 7 और 11, यानी कि कोई भी ग्रह अगर 2 7 11 सिग्निफाई कर रहा है तो फिर वो मैरिज के लिए मतलब अपनी ऊर्जा दे रहा है, यानी कि वो मैरिज को सिग्निफाई कर रहा है और उस पीरियड में आपकी शादी हो जाएगी। तो आप ये 9 मार्च से भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको केपी का बता रहा हूँ। तो केपी में यही सिद्धांत है 2 7 और 11। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये सिग्निफिकेटर, अब यहाँ पे आप सिग्निफिकेटर्स को देखोगे तो मैंने ये जो सिग्निफिकेटर है इस सॉफ्टवेयर में वो जन्म कुंडली के ऊपर बनाए गए हैं, लेकिन हम इनको सिग्निफिकेटरों को निरायण भाव चलित पे बनाएंगे। तो अगर एक बार हम निरायण भाव चलित को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, मान लीजिए कि ये जो सिग्निफिकेटर है वो निरायण भाव चलित पे ही बने हैं। तो अब जैसे कि कोई भी प्लेनेट 2 7 और 11, तो 2 7 11 को अगर प्लेनेट सिग्निफाई करता है तो आपको ये पूरा कॉम्बिनेशन ज्यादातर कुंडलियों में नहीं मिल पाएगा। तो अगर नहीं मिलता है तो 2 7 भी काम बना देते हैं, 7 11 भी बना देते हैं। क्यों कि कोई भी घटना, अगर वो घटना नॉर्मल है, यानी कि शादी होना जो है वो मतलब एक नॉर्मल घटना है, यानी कि कोई भी व्यक्ति हो जीवन में उसकी शादी जरूर होती है। तो ये नॉर्मल घटना है, उसके लिए हमें कॉम्बिनेशन को ज्यादा मतलब उस कॉम्बिनेशन में ज्यादा मतलब सटीकता देखने की जरूरत नहीं होती। 2 11 2 7 7 11 और सिर्फ 7 या 2 है या सिर्फ 11 है, इनसे भी इनकी प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें शादी के लिए इतने सटीकता की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ अगर हमें आत्महत्या देखनी हो या डिवोर्स देखना हो या फिर हमें किसी का एक्सीडेंट देखना हो तो उसमें फिर हम गोचर में भी जाना पड़ता है। उसके लिए हमें मतलब 2 या 3 प्लेनेट से ज़्यादा प्लेनेट का मतलब कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है। उसके बाद उनकी गोचर पे क्या पोजीशन है वो सब हमें देखना पड़ता है। लेकिन शादी जो है वो एक नॉर्मल मतलब कार्य है, वो सबके साथ होता है, तो उसके लिए हमें उतने मतलब सटीकता की जरूरत नहीं पड़ती है। और दूसरी बात, हमें शादी की प्रेडिक्शन उसी समय देखनी चाहिए जब उस व्यक्ति की शादी की उम्र हो। जैसे कि यहाँ पे जो जन्म कुंडली है वो 3 जनवरी 2006 की है, तो यानी कि अभी 16 मतलब 2016 चल रहा है, तो यानी 10 वर्ष है। तो 10 वर्ष की उम्र में इसकी शादी हम हमारे जो है मतलब भारत में यानी इंडिया में 10 वर्ष की उम्र में शादी नहीं करते हैं, कहीं भी नहीं करते हैं, लेकिन 10 वर्ष की उम्र में शादी नहीं होती है। तो इसके कॉम्बिनेशन हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। कॉम्बिनेशन हमेशा वही रहते हैं, लेकिन जब उम्र आती है तब देखा जाता है। लेकिन मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, तो इसीलिए आपको 2 7 11 देखना है। तो यहाँ पे सूर्य जो है, यहाँ पे आपको ये टेबल जो है इसमें पहला जो है वो प्लेनेट है, ग्रह है। दूसरा नक्षत्र स्वामी है सूर्य, जो जिस नक्षत्र में बैठा है। उसके बाद उप नक्षत्र, फिर उप उप नक्षत्र। तो अपन अपन उप नक्षत्र और नक्षत्र ही लेंगे। तो यहाँ पे सूर्य जो है वो 12वें और चौथे भाव को सिग्निफाई कर रहा है। यहाँ पे उसका जो उप नक्षत्र है वो 9वें, दूसरे और 5वें भाव को सिग्निफाई कर रहा है। और यहाँ पे चौथा 7वां और 7वां राहु दे रहा है। राहु की प्रेडिक्शन मैं ऐसे नहीं निकालता, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको आज बताता हूँ, नहीं तो वीडियो काफी लंबा और उलझ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 12 और 4 आए। ये ये दोनों ही ये जो घर हैं वो ना तो शादी के लिए बता रहे हैं, ना ही उनमें अवरुद्ध कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए दूसरा घर है और 5वां और 9वां। 5 और 9 जो है वो मतलब सहायता देते हैं शादी को, क्योंकि 5वां जो भाव है वो हमारे पुत्र का भी है, तो इसीलिए शादी होगी तभी पुत्र होगा। तो 5वां भाव है वो थोड़ा सपोर्ट करता है दूसरे भाव को यानी शादी को, और 9वां भाव है वो हमारे भाग्य का है, तो वो भी सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे शुक्र के नक्षत्र जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, 2 9 और 5। उसके बाद राहु जो है वो 4 और 7 दे रहा है। तो इसका मतलब है कि शादी जो है वो सूर्य की मतलब सूर्य जो है वो शादी के लिए हाँ कर रहा है, और सूर्य की दशा अंतर्दशा और सूर्य का मतलब समय आएगा अच्छा, तो उसमें शादी
हो जाएगी, यानी शादी दे रहा है सूर्य। अब हम देखते हैं चंद्रमा को। अब चंद्रमा क्या दे रहा है, यानी 11वां घर दे रहा है, 5वां घर, दोनों ही अच्छे घर है। तीसरा दे रहा है, 8वां दे रहा है। तीसरा घर जो है वो ना अच्छा है ना बुरा है, तो वो एक न्यूट्रल है। और 8वां घर जो है वो बुरा है, यानी शादी के लिए 8वां घर बुरा हो सकता है जब इसके साथ 6 आ जाए, लेकिन अकेला 8 कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ पे नीचे देखिए चौथा घर है और 7वां घर, तो यहाँ पे 7 और 11 का और 5 का अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया। 4 और 3 न्यूट्रल है, 8 है वो भी न्यूट्रल की तरह ही है, अगर 6 7 ना हो तो चंद्रमा ने भी अच्छे रिजल्ट दिए हैं और चंद्रमा भी शादी करा देगा। अब आप देखिए मंगल देवता ने 8वां कर दिया, तीसरा कर दिया, 9वां दूसरा और 5वां दिया है उसके नक्षत्र ने। तो यहाँ पे मंगल देवता भी अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। लेकिन आपको मंगल देवता में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को ये मिलेगी कि मंगल देवता जो है प्लेनेट में जो है, मंगल देवता ने 8वें घर का रिजल्ट दिया है, फिर उप नक्षत्र में भी 8वें घर का रिजल्ट दिया है। तो यानी कि सबसे ज्यादा कोई भी ग्रह जो है वो सबसे ज्यादा जो सब रिजल्ट देता है वो उप नक्षत्र का देता है, यानी पहले उप नक्षत्र का देता है। हम उप नक्षत्र को काउंट नहीं कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा रिजल्ट वो देगा उप नक्षत्र का, उसके बाद नक्षत्र का और उसके बाद प्लेनेट का। तो यहाँ पे उप नक्षत्र जो 8वां घर दे रहा है उसके साथ फिर यहाँ पे 8वां हो गया, तो डबल बार आ गया। तो फिर ये 2 9 और 5 को ये उनकी क्षमता को कम कर देगा। तो मंगल देवता यहाँ पे शादी को रिजल्ट अच्छे नहीं देंगे। इस अंतरदशा दशा में शादी में प्रॉब्लम आएगी, इसके लिए उसको एक स्ट्रॉन्ग अंतरदशा की जरूरत पड़ेगी। अब बुध देवता को देखते हैं। बुध देवता 10वां और पहला घर सिग्निफाई कर रहे हैं, और उसके जो नक्षत्र हैं वो 10वां और पहला कर रहे हैं, और उप नक्षत्र में 11 और 5 कर रहे हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आई है कि हमने ये देख लिया कि दूसरा घर जो है वो मतलब शादी का है, और 7वां और 11वां वो भी शादी का है। हमेशा याद रखिए ज्योतिष में एक बहुत ही अच्छा सिद्धांत है कि कोई भी ग्रह, हमें उस ग्रह को अगर मतलब उसका रिजल्ट निकालना है, यानी उस भाव का रिजल्ट निकालना है, तो उस भाव को लग्न मान के कुंडली बनानी पड़ती है। यानी कि अगर मान लीजिए दूसरे भाव को हमें रिजल्ट निकालना है, यानी दूसरा भाव का रिजल्ट निकालना है, तो दूसरे भाव को अगर लग्न मानेंगे तो इसका जो 12वां भाव है वो इसका अवरुद्ध है। किसी भी घर का 12वां भाव उसका अवरुद्ध भाव होता है। तो दूसरे घर का जो 12वां भाव है वो पहला है, और 7वें घर का 12वां भाव है वो छठा है, और 11वें भाव का 12वां भाव है वो 10वां है। यानी कि अगर शादी के लिए 2 7 11 होते हैं, तो शादी को रोकने के लिए 1 10 और 6 होते हैं। तो यहाँ पे बुध देवता 6 और 1 दे रहे हैं, 6 और यहाँ 10 और 1 दे रहे हैं। बुध देवता यहाँ भी 10 नक्षत्र में 10 और 1 दे रहे हैं, यहाँ पे 11वां दे रहे हैं। तो यानी कि प्लेनेट और नक्षत्र काफी स्ट्रॉन्ग शादी के लिए डिनाई कर रहा है। तो अब इस दशा में शादी नहीं होगी। और गुरु महाराज है, तो अब गुरु महाराज जी कैसे रिजल्ट दे रहे हैं, 2 4 और 7 है, अच्छे हैं। 7 यहाँ पे अच्छा है, यहाँ पे 8 है, तो अब 8 अकेला रह गया, तो उसको उसमें इतनी क्षमता नहीं रही, उसकी वजह से अब गुरु महाराज ने जो रिजल्ट है वो अच्छे दे दिए और वो शादी हो जाएगी। तो ये कॉम्बिनेशन होते हैं, ऐसे ही सारे प्लेनेट के कॉम्बिनेशन निकालने पड़ते हैं। शादी का जो कॉम्बिनेशन है वो 2 7 11 होता है, और इसको जो रोकता है वो 1 6 और 10 होता है। तो ये हमेशा ज्योतिष में आप याद रखें। मैं अब अगला जो एक वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको 2 4 शादी की प्रेडिक्शन करके दिखाऊंगा, और काफी कुंडलियों पे। तो अगर आपके पास कोई ऐसी कुंडली है जिसमें शादी में कोई तकलीफ आ रही है या शादी उनकी लेट हुई है, तो आप मेरे को इस वीडियो के नीचे अपलोड करें, जिसकी वजह से मैं आपको जरूर मतलब एक अच्छा उदाहरण एग्जाम्पल बना के दूं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं, और अगर इसमें कोई गलती रही हो, कुछ चीज छूट गई हो, तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर लूंगा। इसमें एक चीज छूट गई है, अब मेरे को याद आ रही है, तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में वो लूंगा। इसमें शुक्र देवता की रोल के बारे में छूट गया है। तो अब ये वीडियो कंप्लीट हो गया है, तो मैं अब नेक्स्ट वीडियो लूंगा, उसमें मैं शुक्र देवता के बारे में भी बताऊंगा। तो धन्यवाद दोस्तों।